Students, Assalamu alaikum. The topic we will cover during today's lecture is retrieving data from MySQL using PHP. Before starting the lecture, let's have a look at what we studied during the last lecture. Last lecture में हमने ये पढ़ा कि $_ फाइल्स का जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है वो किस लिए यूज़ होता है. इसके बाद हमने देखा कि हम PHP में फाइल्स को कैसे अपलोड करते हैं. इट मीन्स के यूज़र जो है वो HTML फॉर्म के साथ फाइल अटैच करता है और वो क्लाइंट की मशीन से वेब सर्वर पे अपलोड हो जाती है. फ़ाइल को अपलोड करने के बाद हमने ये देखा कि अगर हम बाद में किसी स्टेज पे उस फाइल को यूज़ करना चाह रहे हैं उस यूज़र तो हमारे पास उसका रेफरेंस जो है वो डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए. तो हमने ये देखा कि हम यूज़र की अटैच्ड फाइल जो है उसका रेफरेंस जो है वो कैसे डेटाबेस में स्टोर करते हैं. इसके बाद हमने कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन जो हम डेवलप कर रहे हैं कोर्स में इसका हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसे कंप्लीट किया और उसमें जो फाइल अपलोडिंग का फील्ड थी उसे भी हमने फंक्शनल किया. हम प्रीवियस लेक्चर तक डाटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर कर चुके हैं. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम उस डाटा को रिट्रीव करके अपने वेब पेजेस पे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं. और इसके बाद हम जो है वो कनेक्शंस एप्लीकेशन के लिए जो लॉगिन फंक्शनैलिटी है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं उसको लॉगिन की फंक्शनैलिटी. तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम MySQL यूजिंग PHP. डेटाबेस में डाटा स्टोर है, हम उसे जो है वो वेब पेज पे रीड करना चाह रहे हैं. तो हमें किन किन स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा. सबसे पहले तो हमारे पास जो है डेटाबेस के साथ कनेक्शन होना चाहिए. इसके बाद हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे यूजिंग select SQL कमांड. फिर हम कोई डिस्प्ले स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हमने जो है वो डाटा को डिस्प्ले करना है. हमारे पास टेबल्स एक ऑप्शन है, इसी तरह से हम divs के अंदर भी डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं. और उसके बाद हम उस स्ट्रक्चर में जो है वो डाटा को राइट कर लेंगे. तो ये स्टेप्स हैं जिनसे गुजर के हम डाटाबेस में से डाटा को रिट्रीव और अपने वेब पेज पे जो है वो राइट कर सकते हैं. अगर आप इन स्टेप्स को कंपेयर करें अपने डेली लाइफ के जो आप एक्शंस हैं जिसमें हम एक रजिस्टर से फॉर एग्जांपल कॉपी करते हैं किसी दूसरे रजिस्टर पे. तो सबसे पहले हमारे पास जिस रजिस्टर में डाटा या लिखा हुआ है हम उस रजिस्टर को ओपन करते हैं ताकि हम जो है उस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकें. उसके बाद हम जो डाटा है हमारे पास हम उसमें से वो स्पेसिफिक डाटा जिसे हमने दूसरे रजिस्टर पे जो है लिखना है उस डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं. और इसके बाद हम जो है जो नया रजिस्टर है उस पर टेबल्स की फॉर्म में अगर हम डिस्प्ले करनी है या हमने जिस फॉर्म में डाटा को लिखना है वो स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं. और उसके बाद हम डाटा को दूसरे रजिस्टर पे जो है वो लिख लेते हैं. देखिए आप यही सेम जो स्टेप्स हैं वो फॉलो होते हैं हमारे पास जब हम डाटा जो है वो डाटाबेस में से रिट्रीव करते हैं. तो सबसे पहले कनेक्शन इट मीन्स आपने रजिस्टर ओपन किया तो यहाँ पे आप उस डाटा के साथ कनेक्शन बनाया. फिर आपने रजिस्टर में से जो है डाटा सेलेक्ट करते हैं जिसे आपने लिखना है. तो इसी तरह से हम सेलेक्ट कमांड के थ्रू डाटा को जो है सेलेक्ट करेंगे. फिर आप वहाँ पे पेन के साथ जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं कि यहाँ पे हमने जो है ये लिखना है. तो यहाँ पे आप
इसी तरह से डिस्प्ले स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद फाइनली डाटा को वहाँ पे राइट कर लेंगे। आइए हम वन बाय वन इन स्टेप्स को पढ़ते हैं और इसके बाद हम एक एग्जांपल में देखेंगे कि हम डाटा को रिट्रीव करके कैसे जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं वेब पेज पे। जो पहला स्टेप है वो है कनेक्शन विद डेटाबेस। हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना सीख चुके हैं। आइए हम इसे दोबारा से रिपीट करते हैं। हमारे पास PHP में MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट का फंक्शन है और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो होस्ट नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो हम MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट को जो पैरामीटर हम पास करते हैं लोकल मशीन के लिए वो लोकल होस्ट नेम है, रूट डेटाबेस यूज़र है जो कि पहले से डिफाइंड है और उसका जो पहले से पासवर्ड सेट है वो एम्प्टी है। अगर जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो वेल, अदरवाइज़ हमें जो एक एरर मैसेज जो है वो डाई के फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले हो जाता है। जो सेकंड फंक्शन है कि हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना लिया, सॉरी डेटाबेस सर्वर के साथ हमने कनेक्शन बना लिया। अब हमने जो है उसमें से उस डेटाबेस को सिलेक्ट करना है जिसके साथ हमने वर्किंग करनी है। तो इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है MySQL अंडरस्कोर सिलेक्ट अंडरस्कोर DB और इसे हम डेटाबेस नेम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में जो डेटाबेस यूज़ कर रहे थे वो हमारे पास था टेस्ट डेटाबेस, हमने वो नेम प्रोवाइड किया। अगर सक्सेसफुली डेटाबेस जो है वो सिलेक्ट हो जाता है तो वेल, अदरवाइज़ हमें डाई के फंक्शन के थ्रू एक जो एरर मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा और हम इसके बाद जो है वो PHP कोड को ख़त्म कर देते हैं। इस कोड को हम यूजुअली एक अलग फाइल में टाइप करने के बाद स्टोर कर लेते हैं जिसे हम कनेक्शन का नाम दे रहे थे, हम कोई भी नाम भी रख सकते हैं। तो connection.php के नाम से हम इस कोड को स्टोर कर लिया और जहाँ पे हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है हम इस फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। डेटाबेस कनेक्शन बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास वो था सिलेक्ट डाटा को सिलेक्ट करना जिसे हमने डिस्प्ले करना है। हमारे पास जो SQL में डाटा को सिलेक्ट करने की कमांड है वो सिलेक्ट की कमांड है जिसके थ्रू हम किसी टेबल के डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्स में ये डिटेल में पढ़ी हुई है, आपने कमांड्स के सिलेक्ट की कमांड कैसे यूज़ होती है। आइए हम एक ओवरव्यू लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है सिलेक्ट की कमांड का। सिलेक्ट हमारे पास कीवर्ड है, इसमें हम कॉलम नेम मेंशन करते हैं सिलेक्ट के बाद कि हमें कौन कौन से कॉलम्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद फ्रॉम का कीवर्ड होता है और फिर टेबल नेम। तो इस तरह से सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम। अगर आप एक एग्जांपल देखें, सिलेक्ट यूज़र अंडरस्कोर नेम फ्रॉम यूज़र्स, तो ये कमांड बेसिकली जो यूज़र्स का टेबल है उसमें से यूज़र अंडरस्कोर नेम का जो कॉलम है उसे सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर हम किसी टेबल के तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, जैसे एग्जांपल है कि ये यूज़र्स टेबल के तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करेगी। समटाइम्स हम किसी कॉलम या किसी टेबल के तमाम कॉलम्स की तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट जो है नहीं करना चाहते, बल्कि उन वैल्यूज़ में से कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो होती है उसी को हमने सेलेक्ट करना होता है। तो इसके लिए हमें कंडीशनल सिलेक्शन करनी है। इसका जो मेथड है हमारे पास इस तरह से होता है कि हमने सिलेक्ट कीवर्ड यूज़ किया, कॉलम नेम लिखा कि किस कॉलम की वैल्यूज़ को हमने सिलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रॉम का कीवर्ड और टेबल नेम, ये वो प्रीवियस पार्ट है इस कमांड का। इसके बाद जो हमने एडिशन करना होता है वो वेयर क्लॉज है कि वेयर का कीवर्ड और उसके बाद हमने जो कंडीशन लगाना चाह रहे हैं इस डाटा पे वो कंडीशन हमने यहाँ पे टाइप किया।
आप एक एग्जांपल लें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र अंडरस्कोर ID इज़ ग्रेटर देन 4, कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो तमाम कॉलम्स को के डाटा को सिलेक्ट करेगी, लेकिन सिर्फ वही डाटा सिलेक्ट होगा जहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर ID जो है वो ग्रेटर देन 4 है। तो तमाम डाटा जिसमें यूज़र ID ग्रेटर देन 4 है उसके तमाम कॉलम्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे और हम जो है उस डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। अगर आप जो है वो PHP में सिलेक्ट करना चाहें डाटा को, तो इसके लिए आप एक एग्जांपल देखें। सबसे पहले हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि हम जो कनेक्शन बनाते हैं उसे यूजुअली किसी फाइल में स्टोर कर लेते हैं और connection.php हमने नाम रखा था उसका। हम उस फाइल को इंक्लूड करते हैं तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन जाएगा। इसके बाद हमने कमांड लिखी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, के जो टेस्ट डेटाबेस जिसके साथ हमने कनेक्शन बनाया है उसमें जो यूज़र्स का टेबल है उसके तमाम डाटा को आप सिलेक्ट कर लें। और इसके बाद जो है हमने कमांड को एग्जीक्यूट करना है। उसके लिए हमारे पास mysql अंडरस्कोर क्यूरी का फंक्शन है। इसे हमने $SQL जो है वो वेरिएबल पास किया, यानी वो इंस्ट्रक्शन है वो पास की। अब आप देखें कि जो रिटर्न हो रहा है वो डाटा हमने असाइन किया है $result वेरिएबल को। तो इस तरह से जो mysql अंडरस्कोर क्यूरी है ये पूरे टेबल को जो है वो सिलेक्ट करेगी और उसे असाइन कर देगी $result वेरिएबल को। और इसके बाद हम जो है वो PHP कोड को क्लोज कर देते हैं। तो आप इस तरह से देखें कि ये जो अभी हमने कोड लिखा है ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना रहा है और उसके बाद जो है यूज़र्स का टेबल है उसके सारे डाटा को सिलेक्ट कर रहा है और सिलेक्ट करने के बाद $result का जो वेरिएबल है उसे असाइन कर रहे हैं। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो $result में वो टेबल का सारा डाटा जो है वो होगा जिसे हम यूज़ कर सकते हैं और देखेंगे हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि हम PHP में जो है किसी टेबल के डाटा को कैसे सिलेक्ट करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमें जो है सिलेक्टेड डाटा की नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करना हो तो इसके लिए हमारे पास PHP में कौन सा फंक्शन है। PHP में एक हमारे पास फंक्शन है mysql अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows और इस फंक्शन को हम जो रिज़ल्ट वेरिएबल है जिसमें हमने किसी सिलेक्ट कमांड का रिज़ल्ट स्टोर किया हुआ है वो पास करते हैं। तो ये वेरिएबल हमें रिटर्न करता है कि ये फंक्शन हमें रिटर्न करता है कि इस वेरिएबल में कितनी रोज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप प्रीवियस स्लाइड वाली एग्जांपल को देखें तो हमने जो है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स की कमांड जो है उसे एग्जीक्यूट किया है और उसका जो रिज़ल्ट आता है वो $result वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया। तो अभी जो डाटा रिट्रीव हुआ है या सिलेक्ट हुआ है वो $result का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर है। हम जो है एक जो mysql num अंडरस्कोर rows का फंक्शन है उसे $result जो है वो पैरामीटर के तौर पे पास करते हैं और उसका जो रिटर्न वैल्यू है वो हमने $users वेरिएबल को असाइन कर दी। तो जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो $users में जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ के सिलेक्ट की कमांड ने कितनी रोज़ जो है वो सिलेक्ट की हैं वो आके असाइन होगा $users को। और हम चाहें तो इसे आउटपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा इको देयर आर टोटल $users और उसके बाद मैंने फिर मैसेज लिखा यूज़र्स फाउंड। तो अब आप देखेंगे जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि हमारे पास टोटल इतने यूज़र्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं।
जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में हमने देखा कि अगर हम डाटा रिट्रीव करना चाह रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो डाटाबेस के साथ कनेक्शन, जो सेकंड स्टेप है वो डाटा को सिलेक्ट करना, और थर्ड स्टेप जो है वो डाटा को डिस्प्ले करने के लिए हम कोई स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ऑप्शनल है, अगर हम डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में टेबल्स की शक्ल में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो हमें जो है वो एक टेबल स्टार्ट करना पड़ेगा और उसके अंदर जो है वो प्रॉपर जगह पे जाके जो सिलेक्टेड डाटा है उसे जो है वो राइट करना पड़ेगा। अगर हम टेबल्स की फॉर्म में डाटा को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो हमने एक टेबल स्टार्ट किया जिसका बॉर्डर हमने 1 रखा, और इसमें जो फर्स्ट रो है इसमें हमने जो टेबल की हेडिंग रो है वो बनाई। आप देखेंगे जो हम डाटाबेस में टेस्ट डाटाबेस में जो यूज़र्स का टेबल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो कॉलम नेम्स हैं वो यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड और यूज़र पिक्चर। तो ये हमने जो है उस डाटा के जो है रेलिवेंस में हमने हेडिंग रो बनाई जिसके अंदर हमने जो है हेडिंग्स लिखी। इसके बाद हमने इस रो को क्लोज कर दिया। तो हमारे पास जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो एक हेडिंग रो जो है वो टेबल की क्रिएट होगी। इसके बाद जो सेकंड रो है इस रो में हमने डाटा को राइट करना होता है। तो आप देखिए हमने ब्लैंक कॉलम्स बना लिए और इसके बाद हमने रो को क्लोज किया और टेबल को हमने क्लोज कर लिया। तो आप देखें कि जो सेकंड रो है इसके अंदर जो सेल्स हैं इसमें हमने यूज़र का जो रिट्रीव्ड डाटा है वो हमने यहाँ पे राइट करना है। तो इस तरह से आप देखें कि हमने टेबल्स में जो स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हमने वो पॉइंट हमने या वो जगह हमने स्पेसिफाई कर ली कि हमने जो डाटा रिट्रीव किया है उस डाटा को हमने यहाँ पे राइट करना है। डाटा रिट्रीव करने का जो लास्ट स्टेप है वो है डाटा को राइट करना। आपने स्टेप नंबर 2 जिसमें डाटा सेलेक्ट किया था उसमें आपने देखा कि हमने जो डाटा स्टोर किया है वो डॉलर रिज़ल्ट का वेरिएबल था। हमने डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हमने डॉलर रिज़ल्ट के वेरिएबल को डाटा असाइन कर दिया। राइटिंग डाटा का जो स्टेप है तो उसमें हमने जो डॉलर रिज़ल्ट में डाटा स्टोर्ड है उसमें से रो बाय रो हमने डाटा को फैच करना है और उसके बाद जो डिस्प्ले स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसमें हमने उस डाटा को डिस्प्ले करना है। अब PHP में हमारे पास डाटा को फैच करने के लिए जो फंक्शन है वो mysql_fetch_array, और इसे हम रिज़ल्ट रिसोर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पे रिज़ल्ट हमारा स्टोर्ड है वो वेरिएबल के पैरामीटर के तौर पे हमने पास किया। ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो उसकी जो रो है एक रो उसे सिलेक्ट करेगा और अरे की फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो आप एग्जांपल अगर हम प्रीवियस कोड के साथ देखें तो mysql_fetch_array और हमने इसे डॉलर रिज़ल्ट जो है वो पैरामीटर के तौर पे पास किया। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो डॉलर रिज़ल्ट में जो फर्स्ट रो है उसे सिलेक्ट करेगी और एक अरे की फॉर्म में रिटर्न करेगी। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें के जो mysql_fetch_array का फंक्शन है वो बेसिकली कैसे डाटा को स्टोर करता है और हम उसे कैसे जो है डिस्प्ले कर सकते हैं वेब पेज पे। हम सपोज करते हैं कि जो डॉलर रिज़ल्ट है इसमें ये 2 रोज़ जो हैं वो सिलेक्ट होके आती हैं। इट मीन्स के यूज़र्स का जो टेबल है इसमें ये 2 रो जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। आप जब ये डाटा सेलेक्ट होगा तो तमाम के तमाम कॉलम्स जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। जो फर्स्ट जो सेल है या फर्स्ट कॉलम है उसमें आईडी, सेकंड कॉलम में यूज़र नेम, थर्ड कॉलम में यूज़र ईमेल और फोर्थ कॉलम में पासवर्ड, और जो फिफ्थ कॉलम है उसमें यूज़र का जो पिक्चर अपलोड होती है उसका
रेफरेंस हमने स्टोर किया था। हम जो है MySQL अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर array का फंक्शन जो है उसे डॉलर रिजल्ट पैरामीटर के तौर पे पास करते हैं। तो ये फंक्शन जो है वो डॉलर रिजल्ट की पहली रो को सिलेक्ट करेगा और उसे अरे की फॉर्म में रिटर्न करेगा। हमने जो फर्स्ट रो रिटर्न हुई है उसे डॉलर रो का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर लिया। तो डॉलर रो में जो है वो फर्स्ट रो रिटर्न होगी और वो डॉलर रो के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। अब आप देखें कि इस एग्जांपल में जो फर्स्ट रो है वो पड़ी हुई है डॉलर रो के वेरिएबल में। तो 1 ID अली नेम ali@yahoo.com ईमेल एड्रेस 123 पासवर्ड और जो इमेज का एड्रेस था वो रिटर्न हुआ और डॉलर रो वेरिएबल को आके असाइन हो गया। अब आप देखेंगे ये जो डॉलर रो वेरिएबल है ये अरे टाइप का है, क्योंकि जो MySQL अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर अरे रिटर्न करती है डाटा वो अरेज की फॉर्म में रिटर्न करती है। तो इस अरे का जो ज़ीरो इंडेक्स होगा उसके ऊपर हमारे पास जो है वो यूज़र आईडी जो है वो पड़ी हुई है। आप देखेंगे जो फर्स्ट हमारे पास सेल है इस अरे का, इसका जो इंडेक्स है वो 0 है और इस सेल का जो नेम है वो है यूज़र अंडरस्कोर आईडी। तो ये वही नेम है जो कि हमने टेबल क्रिएट करते हुए फर्स्ट कॉलम को असाइन किया था। जो सेकंड सेल है उसमें हमारे पास उसका इंडेक्स नंबर जो है वो 1 होगा और उसका नेम होगा यूज़र अंडरस्कोर नेम। तो अगेन आप देखें कि ये जो नेम होगा वो यूज़र्स टेबल के सेकंड कॉलम का जो है वही नेम होगा। तो ये केस सेंसिटिव है। हमने जब टेबल क्रिएट किया था तो उसका नेम हमने रखा था यूज़र अंडरस्कोर n कैपिटल AME यूज़र अंडरस्कोर नेम। तो सेम वही नेम जो है वो इस सेल का होगा। इसी तरह से जो सेकंड इंडेक्स है उसका नेम होगा यूज़र अंडरस्कोर ईमेल। जो फोर्थ इंडेक्स है जिसकी फोर्थ सेल है जिसका इंडेक्स नंबर 3 है और इसका नेम होगा यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड। और जो फोर्थ इंडेक्स है यानी फिफ्थ सेल उसका नाम होगा यूज़र अंडरस्कोर पिक्चर। तो फर्स्ट टाइम जब MySQL अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर अरे का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, उसने एक रो सेलेक्ट की और अरे की फॉर्म में डॉलर रो को असाइन हो गई। अब हम इस डॉलर रो का जो अरे है इसमें से डाटा को जो है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम जो नेम है यूज़र का हम इसे एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं। तो हम इको डॉलर रो और इंडेक्स 1 बाय इंडेक्स नंबर हम एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड चॉइस है वो है बाय नेम इको डॉलर रो यूज़र अंडरस्कोर नेम। तो ये दोनों चॉइसेस हैं। हम जो है वो डाटा को जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं वेब पेज पे। अब देखेंगे अगर हम इस सारी प्रोसेस को समराइज़ करें तो हमने जो है डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया, डेटाबेस में से डाटा को सिलेक्ट किया, डिस्प्ले स्ट्रक्चर बनाया और MySQL अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर अरे के थ्रू हमने रो को फेच किया रिजल्ट में से और उसे हमने अब राइट करना है। देखिए हमने जो राइट के लिए स्ट्रक्चर बनाया था डाटा राइट करने के लिए टेबल का, उसमें जो फर्स्ट रो थी वो हेडिंग रो थी, जो सेकंड रो थी उसमें हमने डाटा को राइट करना था। तो डाटा जो हमने फेच करवाया हुआ है वो पड़ा हुआ है डॉलर रो में। तो आप देखें जो फर्स्ट कॉलम है वो उसकी हेडिंग थी यूज़र नेम, इट मीन्स कि यहाँ पे हमने यूज़र नेम को डिस्प्ले करना है। तो सेकंड रो का जो फर्स्ट सेल आता है इसमें हम डॉलर रो
वन इंडेक्स यानी जो यूज़र नेम है हमने जो है रिट्रीव किया है रिज़ल्ट में से, उसे हमने इको करवा दिया। जो सेकंड सेल होगा उसमें हमने जो है यूज़र ईमेल को जो डिस्प्ले करना है, तो हमने वो डॉलर रो में से जो सेकंड इंडेक्स है उसे इको करवा दिया। थर्ड सेल में आप देखें कि हमने इंडेक्स 3 को डिस्प्ले किया, और फोर्थ इंडेक्स फोर्थ सेल जो है उसमें हमने यूज़र की जो पिक्चर है वो डिस्प्ले करनी थी। तो अगर हमने पिक्चर का रेफरेंस डिस्प्ले करना है तो हम सिंपली रो 4 कर देंगे, तो पिक्चर का जो रेफरेंस है वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन हम जो है पिक्चर को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमने इमेज का टैग यूज़ किया। इमेज सोर्स के तौर पे हमने वो जो फोर्थ इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है उसे हमने सोर्स को असाइन कर दिया। तो इस तरह से देखें, जब ये सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी तो mysql_fetch_array की जो फर्स्ट रो रिटर्न हुई थी वो उसकी वैल्यूज़ को हमने सेकंड रो में डिस्प्ले करवा दिया। इसके बाद हम रो को ख़त्म करते हैं और हम टेबल को ख़त्म करते हैं। तो अब जो आउटपुट होगी हमारे पास वो देखें, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड और यूज़र पिक्चर, ये हमारे पास जो है वो हेडिंग रो है। और जबकि जो सेकंड रो बनेगी उसमें देखें ali@yahoo.com, वो जो फर्स्ट रो हमने फेच की थी उसकी वैल्यूज़ 1 2 3 पासवर्ड, और जो फोर्थ सेल है यहाँ पे पिक्चर डिस्प्ले हो गई। अभी स्लाइड पे हमने देखा कि हम एक रो को कैसे राइट करते हैं डिस्प्ले स्ट्रक्चर या टेबल के अंदर। यूजुअली ऐसा होता है कि हमारे पास जो रोज़ होती हैं वो मल्टीपल होती हैं, और हमें पहले से ये पता नहीं होता कि हमारे पास कितनी रो जो हैं वो सिलेक्ट होके आई हैं। इट मीन्स कि हमने जो डाटा डिस्प्ले करना है हमने मल्टीपल टाइम्स फैच mysql_fetch_array के फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, और रन टाइम के ऊपर जितनी रोज़ हमारे पास आती हैं उतने हमने रोज़ टेबल की जो है वो डायनेमिकली क्रिएट करनी है। तो जब इस तरह का सिनेरियो होता है हमारे पास, जब हमें पहले से पता नहीं होता कि हमने कितना रोज़ जो है उन्हें डिस्प्ले करना है या कितना, तो उसके लिए हमारे पास जो है वाइल लूप हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम रोज़ को फैच करेंगे, जब तक हमारे पास रोज़ फैच होती रहेंगी हम जो है वाइल लूप के अंदर रोज़ क्रिएट करते रहेंगे। तो इसका आप देख लें, कुछ इस तरह से हमारे पास होगा टेबल में डाटा राइट। हमने टेबल स्टार्ट किया और उसकी हेडिंग रो बनाई, जो कि प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा था कि हम जिसमें हेडिंग्स जो हैं वो साइन कर रहे थे। इसके बाद देखेंगे जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ रोज़ हैं वो हम लूप के अंदर क्रिएट करेंगे, ताकि जितना डाटा हमारे पास फैच हुआ है उतनी ही रोज़ जो है वो क्रिएट हो। तो इसके लिए हमने सेकंड रो स्टार्ट करने से पहले हमने एक लूप स्टार्ट किया PHP ब्लॉक में, वाइल mysql_fetch_array result इज इक्वल टू $rows, यानी जब तक हमारे पास डॉलर रिजल्ट्स में से डाटा फैच होके आ रहा है उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा। अब लूप स्टार्ट हुआ, इस लूप के अंदर हमने जो है वो डाटा को राइट करना है रो में, तो हमने वही प्रीवियस कोड जो है वो राइट किया। इसके बाद आप देखेंगे हमने लूप को क्लोज करना था, तो इसके लिए हमने जो है PHP का ब्लॉक अगेन स्टार्ट किया और उस ब्लॉक में हमने लूप को क्लोज कर दिया, और इसके बाद टेबल जो है वो क्लोज हो गया। अब आप देखेंगे जितनी दफ़ा लूप एग्जीक्यूट होगा टेबल के अंदर उतनी रोज़ जो है वो क्रिएट होंगी और डाटा जो है वो डिस्प्ले होगा। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो हमारे पास ये 2 रोज़ जो है वो क्रिएट होंगी, और इन रोज़ में जो हमने डाटा था वो हमें एक टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। आइए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम डाटा जो कि हमने यूज़र्स टेबल में स्टोर किया हुआ है उसे रिट्रीव करके एक टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे। आप देखिए कि हमें जो है वो HTML का हमने जो पेज है वो स्टार्ट किया, HTML हेड, टाइटल और हेड को क्लोज किया और बॉडी का टैग स्टार्ट किया।
अब बॉडी के टैग में सबसे पहले हमने जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। हमने PHP का कोड स्टार्ट किया और उसमें connection.php का जो कोड है उसे हमने इंक्लूड करवा लिया। इसके बाद आप देखेंगे हमने डाटा को सिलेक्ट करना था, तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स $result इज इक्वल टू mysql_query और $SQL हमने पास किया है। इट मीन्स के जो क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है उसका रिजल्ट आगे $result वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। इसके बाद हमने नंबर ऑफ रोज़ को काउंट किया mysql_num_rows के फंक्शन के थ्रू, और हमने जो है PHP का कोड जो है उसे हमने क्लोज कर दिया। अब आप देखेंगे इस ब्लॉक में हमने लाइन नंबर 6 से लेके लाइन नंबर 11 इसमें हमने डेटाबेस से कनेक्शन बनाया है और हमने डाटा को सिलेक्ट किया है और उसे $result वेरिएबल में आके हमने स्टोर कर लिया। अब हमने जो है वो डिस्प्ले स्ट्रक्चर यानी वो टेबल बनाना है जिसमें हम डाटा को डिस्प्ले करेंगे। तो आप देखिए कि जो हेडिंग रो है उसके लिए हमने टेबल जो है वो स्टार्ट किया और जो है उसमें हमने TH के थ्रू टेबल हेडिंग्स की जो रो है वो हमने बनाई और रो को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद जो है वो सेकंड रो आएगी। अब हमारे पास जो यूजर्स टेबल है उसके हमने तमाम रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना है, तो हमें पहले से ये पता नहीं है कि उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो हमने एक वाइल का जो है लूप स्टार्ट किया। लूप में आप देखेंगे जो वैल्यू फेच हो रही है $result की उसे हम $rows वेरिएबल है उसे असाइन कर रहे हैं। तो जो वैल्यू आ रही है वो जब ये फर्स्ट टाइम कोड एग्जीक्यूट होगा तो $result में जो फर्स्ट रो पड़ी हुई है वो फेच होगी और $rows को साइन हो जाएगी और इसके बाद हम उसे डिस्प्ले कर लेंगे। फिर जब नेक्स्ट टाइम ये फंक्शन कॉल होगा तो नेक्स्ट रो जो है वो फेच होगी और वो $rows को आएगी, हम उसे डिस्प्ले करेंगे। तो इस तरह रन टाइम के ऊपर जितनी रोज़ फेच होती रहेंगी वो रोज़ जो है वो डिस्प्ले होती रहेंगी और रन टाइम के ऊपर उतनी रोज़ जो है वो टेबल के अंदर क्रिएट होंगी। तो हमने पहली रो फेच कर ली, इस रो को अब हमने डिस्प्ले करना है। तो आप इसमें देखेंगे जो हमने एक रो स्टार्ट की जो कि सेकंड रो है उस टेबल की, इसके फर्स्ट सेल लाइन नंबर 24 में आप देखेंगे हमने $rows 1 इंडेक्स को डिस्प्ले किया है। इट मीन्स के 1 इंडेक्स के ऊपर नेम पड़ा हुआ है तो नेम जो है वो डिस्प्ले होगा। जो सेकंड सेल है लाइन नंबर 25 पे आप देखें इसमें हमने ईमेल को डिस्प्ले किया है इंडेक्स नंबर 2 से एक्सेस करके, और लाइन नंबर 26 पे हमने पासवर्ड को जो है वो डिस्प्ले किया है। लाइन नंबर 27 यानी फोर्थ जो है रो थी जिसमें हमने इमेज जो है वो डिस्प्ले करना था। तो इसमें आप देखें कि हमने इमेज का टैग यूज़ किया और सोर्स के तौर पे हमने जो है वो फोर्थ वैल्यू फोर्थ जो इंडेक्स है जो कि फेच हुआ है उसकी वैल्यू हमने साइन की, तो ये सोर्स के तौर पे सेट हो जाएगी। और इसके बाद हमने हाइट और विड्थ जो है वो 100 जो है वो सेट की ताकि वो सेल के अंदर पिक्चर जो है वो डिस्प्ले हो सके। इसके बाद हमने सेकंड रो को भी ख़त्म कर लिया। तो आप इस तरह से देखें फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट हुआ, उसने रो को फेच किया और एक रो जनरेट की और उसे उसमें वैल्यूज असाइन कर दी। इसके बाद आप देखिए हमने लूप को ख़त्म कर लिया। जब लूप ख़त्म होता है तो जब नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा लूप तो वो सेकंड रो को फेच करेगा और उसे एक और रो क्रिएट करेगा टेबल में, क्योंकि रो जो क्रिएट हो रही है वो टेबल के अंदर हो रही है। उसने सेकंड रो की वैल्यूज़ को डिस्प्ले किया और इसी तरह से जब तक रो फेच होती रहेगी ये लूप चलता रहेगा और डायनेमिकली रोज जो हैं वो क्रिएट होती रहेंगी। इसके बाद हमने टेबल को क्लोज किया और बॉडी और HTML जो है उसे हमने क्लोज किया। तो इस तरह से आप देखें कि हमारे पास जो है वो ये जो पेज बनेगा ये यूज़र्स के टेबल के तमाम डाटा को रिट्रीव करेगा और वेब पेज पे डिस्प्ले कर देगा। अगर हम एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास जो स्क्रीनशॉट है वो डेटाबेस का है, यूज़र्स टेबल का। इसमें आप देखें हमारे पास
जस्ट एक रिकॉर्ड है जिसका आईडी 16 है और यूज़र नेम umar@yahoo.com जो है वो ईमेल एड्रेस है और 123 पासवर्ड है। इसी तरह से इमेज का रेफरेंस है। जब हम व्यू का पेज उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखें हमारे पास जो एक रो है वो रिट्रीव होके आई है। यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड और यूज़र पिक्चर, ये हेडिंग्स हैं। और उसके बाद जो है यूज़र से रिलेटेड जो डेटाबेस में डाटा था वही डाटा हमें जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। अभी तक के लेक्चर में हमने देखा कि हम डेटाबेस में स्टोर्ड डाटा जो है उसे कैसे रिट्रीव कर सकते हैं और वेब पेज पे हम उसे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। आइए अब हम कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन जो है उसके लिए लॉगिन पेज का कोड लिखते हैं। लॉगिन का जो फंक्शन है वो बहुत बेसिक फंक्शन है जिसे यूज़ करते हुए जो वेबसाइट्स हैं वो स्पेसिफिक यूज़र्स को ही जो है कंटेंट्स तक एक्सेस देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक पे जो आपका अपना डाटा है उस तक एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपको लॉगिन करके ही आना पड़ेगा। यूजुअली जब हम लॉगिन करते हैं किसी भी वेब पेज पे तो हमें अपना आईडी और पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। और अगर हमने आईडी और पासवर्ड ठीक तरह से एंटर किया है तो हम जो है अपने पर्सनल पेज पे लॉगिन कर जाते हैं। अदरवाइज़ हमें एक एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। अगर हम इसमें देखें तो जो स्टेप्स बनते हैं सबसे पहले तो हमारे पास एक फॉर्म होना चाहिए जिसमें यूज़र जो है वो अपना आईडी और पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड कर सके। इसके बाद अगर हम इसके एक्शन पेज की बात करें जो कि यूज़र के आईडी और पासवर्ड को मैच करेगा डेटाबेस के साथ और अगर वो वैलिड हुआ तो उसे पर्सनल पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा, अदरवाइज एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले करेगा। तो एक्शन पेज लिखने के लिए सबसे पहले हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। इसके बाद हमें जो है यूज़र ने जो इनपुट दी है उसे रिट्रीव करना पड़ेगा। जब हमने यूज़र की इनपुट को रिट्रीव कर लिया अब हमने ये चेक करना है कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो वैलिड हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम डेटाबेस में से जो है वो ऐसा रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे यूज़र आईडी और यूज़र पासवर्ड वही हो जो कि यूज़र ने हमें प्रोवाइड किया है। अगर हमें जो है रिज़ल्ट में एक रिकॉर्ड ऐसा मिलता है जिसका यूज़र नेम और पासवर्ड वही है तो इट मीन्स कि ये एक वैलिड यूज़र है। अगर हमें कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिलता जिसका यूज़र नेम और पासवर्ड वही हो जो कि यूज़र ने प्रोवाइड किया था तो इसका मतलब है कि ये इनवैलिड जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड है। जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कितनी रोज़ सिलेक्ट होके आई हैं, अगर वो एक रो हमें सिलेक्ट होके मिलती है तो हम यूज़र से रिलेटेड जो बाकी इन्फॉर्मेशन है उसे सेशन वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे ताकि जब हम यूज़र लॉगिन कर लेता है तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेशंस में पड़ी हो और हम जब चाहें उसे यूज़ कर लें। तो अगर हमें डाटा को सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एक रो मिली है तो हम उस रो में जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है यूज़र की उसे सेशंस में जो है वो स्टोर कर लेंगे। अगर हमें एक रो नहीं मिलती तो फिर हम जो एरर मैसेज है वो मेन पेज के ऊपर हम डिस्प्ले कर देंगे। अगर आप कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन का होम पेज देखें तो इसमें हमने दो फॉर्म्स बनाए थे जिनमें एक यूज़र लॉगिन का फॉर्म था और दूसरा फॉर्म जो है वो यूज़र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म था। यूज़र लॉगिन के फॉर्म में हमने यूज़र से जो आईडी है वो और यूज़र पासवर्ड जो है वो इनपुट के तौर पे ले रहे हैं। आप देखेंगे इस फॉर्म में हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं, हम ये ज़ूम करते हैं और जो यूज़र आईडी का इनपुट फील्ड है उसमें हम
उसका नाम हमने ईमेल रखा हुआ है, यानी इसमें यूज़र अपना ईमेल एड्रेस जो कि उसने रजिस्टर होते हुए हमें प्रोवाइड किया था वो ईमेल एड्रेस टाइप करेगा। और इसी तरह से जो सेकंड इनपुट फील्ड है इसमें यूज़र जो है अपना पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड करेगा। अगेन ये वही पासवर्ड होना चाहिए जो कि उसने रजिस्टर होते वक्त जो है वो टाइप किया था। इसके बाद हमारे पास एक लॉगिन फंक्शन है। जब हम लॉगिन के ऊपर प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा लॉगिन एक्शन पेज जो है उस पर, और वहाँ पे हमने बाकी के जो यूज़र की वैलिडेशन करनी है हम वहाँ पे करेंगे। अगर हम एक्शन पेज की बात करें तो उसमें हमने जैसा कि देखा कि हमें सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। इसमें आप देखेंगे हमारे पास जो कनेक्शन का कोड है वही है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। MySQL_connect, लोकल होस्ट, रूट और एम्प्टी पासवर्ड और एरर मैसेज अगर जो है वो सर्वर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता, MySQL_select_db। तो इसमें हम डेटाबेस का नाम देंगे और उसके बाद हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। इसका जो ऑल्टरनेट है वो ये है कि हम इस कोड को सेपरेट फाइल में स्टोर कर लें और उस फाइल को इंक्लूड कर लें। अगर आप लाइन नंबर 1 अभी जो कोड नज़र आ रहा है इससे देखें, हमने एक PHP का ब्लॉक स्टार्ट किया है और नंबर 2 पे हमने सेशन स्टार्ट किया है। तो जब हमने सेशन वेरिएबल पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जब भी हम सेशन इसको यूज़ करते हैं तो सबसे पहली लाइन हमें सेशन स्टार्ट करना पड़ता है। तो जितने पेजेस के ऊपर हमने सेशन को यूज़ करना है वहाँ पे हम जो है पहली लाइन जो है वो सेशन_स्टार्ट का फंक्शन होगा ताकि एक सेशन स्टार्ट हो सके। इसके बाद हमने लाइन नंबर 3 पे जो है connection.php की जो फाइल है जिसमें हमने कनेक्शन बनाया हुआ है उस कनेक्शन को उस फाइल को हमने इंक्लूड किया। इट मीन्स कि डेटाबेस के साथ हमारा कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। जो हमने स्टार्ट में देखा कि कनेक्शन बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो यूज़र की इंफॉर्मेशन को हमने रिट्रीव करना था। तो फॉर्म को जब हमने डिस्कस किया लॉगिन फॉर्म को तो हमने पोस्ट मेथड यूज़ किया हुआ है और इनपुट फील्ड्स के नाम हमने ईमेल और पासवर्ड रखे थे। तो हमने उन्हीं नेम्स के साथ जो है वो $_ की अरे से जो है वैल्यूज़ को रिट्रीव किया और उन्हें असाइन कर दिया $email और $password को। तो अब यूज़र ने जो ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड किया है वो हमारे पास $email और $password का जो वेरिएबल्स हैं इनमें स्टोर्ड है। जो नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास वो ये था कि हमने डेटाबेस में से वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है जिसका यूज़र नेम और पासवर्ड वही है जो कि यूज़र ने प्रोवाइड किया है। तो अब देखिए हमने कंडीशनल सेलेक्ट कमांड लिखी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स वेयर user_email, ये हमारे टेबल के कॉलम का नेम था, इज इक्वल टू $email एंड user_password इज इक्वल टू $password। आप देखिए हमने एंड की कंडीशन के थ्रू कि अगर ये दोनों चीज़ें मैच होती हैं तो तभी वो रो सिलेक्ट होगी। हमने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया MySQL_query और उसे $result वेरिएबल में आके हमने स्टोर कर दिया। तो आप देखें कि हमने डेटाबेस में से वो रिकॉर्ड सेलेक्ट किया है जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड वही है जो कि यूज़र ने हमें प्रोवाइड किया। अब हमने देखना है कि हमें जो डाटा या हमें जो रिज़ल्ट मिला है यूज़र नेम और पासवर्ड के अगेंस्ट, अगर वो एक रो हमें मिली है तो वो वैलिड इनपुट थी, अदरवाइज़ वो इनवैलिड इनपुट है। अगर वो वैलिड इनपुट है तो हमने जो रो हमारे पास सिलेक्ट हो के आई है उसकी जो बाकी एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें हमने सेशन वेरिएबल में रजिस्टर करवा लेना है ताकि बाद में हमें जब ये वैल्यूज़ चाहिए तो हम सेशंस में से जो है वो उन्हें रिट्रीव कर लें, बजाय इसके कि हम डेटाबेस में से दोबारा से वो वैल्यूज़ रिट्रीव करें।
आप देखें कि इस लाइन पे हमने जो लाइन नंबर 10 है, हमने इफ़ MySQL अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि अगर डॉलर रिजल्ट में एक रो सेलेक्ट होके आई है तो हमने उस रो को फेच किया है MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे के फंक्शन के साथ, और उसके जो वैल्यूज़ हैं जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा कि 1 इंडेक्स के ऊपर नेम, 2 इंडेक्स के ऊपर ईमेल, 3 इंडेक्स के ऊपर पासवर्ड और 4 इंडेक्स के ऊपर पिक्चर पड़ी होती है। तो हमने उन्हें जो है वो सेशन वेरिएबल्स बनाए हैं और उनमें पास कर दिया। इट मीन्स अब सेशन की जो अरे है उसमें नेम के नाम से नेम पड़ा होगा यूज़र का, ईमेल के नाम से ईमेल और पासवर्ड के नाम से पासवर्ड और पिक्चर के नाम से उसकी पिक्चर का रेफरेंस पड़ा होगा। और इसके बाद हमने जो है यूज़र को रीडायरेक्ट कर दिया कि ये वैलिड यूज़र है, तो अब ये यूज़र पेज पे ट्रांसफ़र हो सकता है। एल्स के केस में इट मीन्स कि अगर हमें जो है वो एक रो सेलेक्ट होके नहीं आती तो यूज़र की जो इनपुट है वो इनवैलिड है, तो हमने जो है रीडायरेक्ट कर दिया इंडेक्स पेज की तरफ और एक एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा दिया कि इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। इसके बाद हमने कोड को जो है वो क्लोज़ कर दिया। अब आप देखेंगे जब यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन होगा तो उसके लिए हमने जब एप्लीकेशन हमने डिसाइड किया था लेआउट, तो हमने यूज़र पेज जो था कुछ इस तरह से हमने इसका लेआउट बनाया था कि हेडर के सेक्शन के बिल्कुल नीचे हमारे पास यूज़र प्रोफाइल का पेज होगा। इसमें आप देखेंगे हमने यूज़र की पिक्चर को डिस्प्ले करना है और यूज़र के जो इन्फॉर्मेशन है नेम और ईमेल उसे हमने डिस्प्ले करना है। और इसके बाद हमारे पास आप देखें एक्शंस का जो है वो बॉक्स बना हुआ है जिसमें सेंड मैसेज, इनबॉक्स, आउटबॉक्स और साइन आउट के फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो अभी हम जो है वो यूज़र प्रोफाइल का जो बॉक्स है हम इसी को डिस्कस करेंगे कि यूज़र ने अगर लॉगिन करके वो यूज़र पेज पे आता है तो हम लोग जो है उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोफाइल बॉक्स पे डिस्प्ले कर रहे हैं। आप देखेंगे हमने जो होम पेज का कोड लिखा था उसके हेडर और फुटर सेक्शन को उसी तरह से मेंटेन करना है और के जो बीच के सेंटर के कंटेंट्स हैं उसमें हमने ये बॉक्स जो है वो ऐड करना है। तो इसके लिए हमने एक डिव बनाया और अकॉर्डिंगली उसे हाइट और विड्थ असाइन की और बैकग्राउंड कलर जो है ताकि हमें वो विजिबल हो। उस डिव के अंदर हमने जो है एक पिक्चर का डिव बनाया जिसमें यूज़र की पिक्चर हम डिस्प्ले करेंगे, और एक डिव हमने बनाया यूज़र इन्फॉर्मेशन का जिसमें यूज़र का नेम और ईमेल जो है वो डिस्प्ले होगा, और उसके अंदर हम जो है यूज़र का जो सेशन में डाटा पड़ा हुआ है उसे डिस्प्ले कर देंगे। अब देखेंगे जो यूज़र का पेज है उसमें हमने सेशन स्टार्ट किया और बाकी वही होम पेज का कोड लिखा जिसमें हेडर के डिव्स बने हुए हैं, फुटर के डिव्स बने हुए हैं, सेंटर कंटेंट्स के जो डिव हैं वहाँ पे जाके हमने एक नया डिव क्रिएट करके डाटा को राइट करना है। आप देखें कि इसके लिए हमने जो डिव बनाया उसे प्रोफाइल बॉक्स का नाम दिया। स्टाइल शीट में आप जो है एक डिव आईडी बनाएंगे जिसमें अकॉर्डिंगली हाइट और विड्थ सेट कर लेंगे। इस डिव के अंदर आप देखेंगे हमारे पास इमेज का डिव है जहाँ पे यूज़र का इमेज डिस्प्ले हो रहा है, और उस डिव के अंदर हमने जो है अब इमेज सोर्स जो है आप देखें वो सेट किया है, और जो सोर्स है हमारे पास वो सेशन वेरिएबल में पड़ा हुआ है, हमने वहाँ से जो है रिट्रीव किया और हाइट और विड्थ सेट की। आप इमेज के जो डिव है इसमें देखें हमने जो इमेज है उसका टैग यूज़ किया और हमने जो सेशन वेरिएबल में पिक्चर के नाम से एक वेरिएबल रजिस्टर किया था हमने उसके थ्रू सोर्स को एक्सेस किया। अब देखिए लॉगिन करने के बाद जो यूज़र का इमेज का सोर्स था वो सेशन वेरिएबल में पड़ा हुआ था, हमने उसे वहाँ से एक्सेस किया, हमें दोबारा से डाटाबेस में नहीं जाना पड़ा यूज़र के जो इमेज का सोर्स है उसे एक्सेस करने के लिए। इसी तरह से आप देखें जो यूज़र इन्फॉर्मेशन का डिव है वो हमने ऐड किया और उसमें हमने यूज़र का नेम और यूज़र का ईमेल जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरह से आप देखें कि हमारे पास जो
यूज़र पेज बनाए और उसमें जो प्रोफाइल बॉक्स है, हमने प्रोफाइल का डिव स्टार्ट किया। उस डिव के अंदर हमने जो है वो पिक्चर को ऐड करवाया और सेशन से वैल्यू रिट्रीव की है। इसी तरह से हमने जो यूज़र का नेम और ईमेल था उसे भी सेशन से हमने रिट्रीव किया और उसे जो इन्फॉर्मेशन यूज़र इन्फॉर्मेशन का डिव था उसमें हमने डिस्प्ले करवा दिया। तो आइए हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी तक आप देखेंगे हमने जो कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन है इसमें हमने रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें यूज़र जो है अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और वो रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वो लॉगिन कर जाता है अपने यूज़र पेज पे। तो हमने अभी जो प्रीवियस स्लाइड्स हैं उसमें इस कोड को हमने जो है वो डिस्कस किया। अभी आप स्क्रीन पे जो कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन है उसका होम पेज देख रहे हैं, जो कि हमने CSS के लेक्चर में हमने ये डिज़ाइन किया था। आप देखिए इसमें हमारे पास जो यूज़र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है और लॉगिन का फॉर्म है। हम एक यूज़र को रजिस्टर करते हैं और उसके बाद हम लॉगिन करके देखते हैं और यूज़र जो पेज है हम उस पर ट्रांसफ़र होंगे। आप देखें हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल उसका नाम हमने रखा हसन, जो ईमेल है उसे हमने hasan@gmail.com और जो पासवर्ड है वो 123। अब देखिए हमने जो इनपुट प्रोवाइड किया है हसन यूज़र नेम है यूज़र का और ईमेल एड्रेस जो है hasan@gmail.com और पासवर्ड है 123। इसके बाद हम पिक्चर चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक पिक्चर सेलेक्ट की और हमने रजिस्टर का बटन जो है वो प्रेस किया। हमारे पास मैसेज आ गया रिकॉर्ड इज़ एडेड। तो हमने अभी जो रिकॉर्ड ऐड किया है इसके थ्रू हम जो है वो लॉगिन करके देखते हैं। हमने जो आईडी है वो प्रोवाइड किया hasan@gmail.com और जो पासवर्ड था वो हमने ऐड किया था 123। हमने लॉगिन पे क्लिक किया तो आप देखिए हम यूज़र पेज पे ट्रांसफ़र हो गए हैं। जो पिक्चर हमने ऐड की थी हमें वो प्रोफाइल बॉक्स में नज़र आ रही है और इसी तरह से हमारे पास यूज़र का नेम हसन और hasan@gmail.com हमें डिस्प्ले हो रहा है। आप इस यूज़र पेज में देखें तो हमारे पास जो एक्शंस का बॉक्स है इसमें सेंड मैसेज, इनबॉक्स, आउटबॉक्स और साइन आउट, ये एक्शंस जो है हमने अभी जो है वो डिज़ाइन करने कि यूज़र ये एक्शंस जो है वो कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इन एक्शंस पे भी बात करेंगे। लेक्चर के आखिर में हम आज के लेक्चर को समराइज़ करते हैं। आज सबसे पहले हमने ये देखा कि हम डेटाबेस में से डाटा को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। इसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमें जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। जब कनेक्शन बन जाता है तो हमने सेलेक्ट की कमांड लिखनी है। तो सेलेक्ट के लिए हमारे पास जो है वो अगर हम कंडीशनल सेलेक्ट करना है तो हमें वेयर का क्लॉज भी यूज़ करना पड़ेगा जब हम कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है उसे सिलेक्ट करते हैं। जब एक दफ़ा हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो सिलेक्ट होके आ गया, अब हमने उस डाटा को जो है वो राइट करना है। डाटा को राइट करने के लिए हमारे पास जो है वो अगर हम उसे जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो हमारे पास कोई डिस्प्ले स्ट्रक्चर जो है वो हमने डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए हम टेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिव्स के थ्रू भी हम जो है डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमने आज के लेक्चर में टेबल्स यूज़ किए। उन टेबल्स में हमने जो है जहाँ पे डाटा को राइट करना था उन रोज़ में हमने फैच किया रिज़ल्ट को, जो सिलेक्टेड रिज़ल्ट था उन्हें mysql_fetch_array फंक्शन के थ्रू हमने उस रिज़ल्ट में से रोज़ को फैच किया और उस जो सेल्स हमने आइडेंटिफाई किए थे कि हमने यहाँ पे डाटा को डिस्प्ले करना है, वहाँ पे हमने इको के थ्रू उन्हें डिस्प्ले करवा दिया।
डाटा को रिट्रीव करने के बाद हमने लॉगिन एप्लीकेशन जो है उसे हमने डिस्कस किया फॉर कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन। जब हम लॉगिन एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे थे तो इसमें हमने देखा कि हमें जो सबसे पहले यूज़र डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। जब कनेक्शन बन जाता है तो हमने जो है यूज़र की इंफॉर्मेशन जो है उसे रिट्रीव करना है जो कि उसने अपना ईमेल और पासवर्ड हमें प्रोवाइड किया। इसके बाद हम डेटाबेस में से ऐसा रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड वही हो जो कि यूज़र ने हमें प्रोवाइड किया है। अगर हमें एक रिकॉर्ड मिल जाता है तो इट मीन्स कि यूज़र की जो इनपुट है वो वैलिड है। तो हमने यूज़र का जो इंफॉर्मेशन है उसे सेशन वेरिएबल में स्टोर करवा लिया ताकि जब हमें बाद में ज़रूरत पड़े यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन की तो हमें दोबारा डेटाबेस में ना जाना पड़े। अगर यूज़र ने जो है इनवैलिड इनपुट या आउटपुट दी थी तो हमने उसे रीडायरेक्ट कर दिया होम पेज पे और वहाँ पे हमने उसे एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। अब जब यूज़र अपनी वैलिड इनपुट हमें प्रोवाइड करता है और हमारे पास जो है एक रो सेलेक्ट होके आ जाती है उस इनपुट के अगेंस्ट, तो हमने रीडायरेक्ट करना है यूज़र पेज की तरफ। अब यूज़र पेज में हमने जो है वो इंफॉर्मेशन जिसे हमने सेशंस में स्टोर किया था उसे यूज़ किया। हमने यूज़र की पिक्चर का जो सोर्स था उसके थ्रू उस पिक्चर को हमने डिस्प्ले किया और उसके बाद यूज़र नेम और ईमेल जो था हमने उसे डिस्प्ले किया। और इसके लिए डिस्प्ले करने के लिए हमने डिव्स के थ्रू जो है वो स्ट्रक्चर बनाया और वहाँ पे डिस्प्ले किया। आप इसमें देखें कि चूँकि हमने लॉगिन एक्शन में यूज़र की इंफॉर्मेशन को सेशन में स्टोर कर लिया था तो यूज़र पेज पे हमें जो है दोबारा से डेटाबेस के साथ कनेक्ट होके इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। तो इस तरह से आप देखें कि सेशंस को हमने यूज़ किया और उस डाटा को हमने नेक्स्ट पेज पे एक्सेस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो बेसिक डेटाबेस के फंक्शंस हैं जिनमें डाटा को अपडेट करना, डाटा को डिलीट करना, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन है इसमें मैसेज सेंड करना, इनबॉक्स में मैसेजेस को देखना और सेंड बॉक्स और साइन आउट, ये फंक्शनैलिटी भी इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।